हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में पहला टॉपिक, चौथा टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करें, यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी है। ये है एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यदि कोई टर्मोलॉजी पूछे तो इसका मतलब है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। दूसरा है सेरीकल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। यह कृषि के आय को में पूरक का योगदान पूरक की तरह काम करता है। तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब है मत्स्य पालन, तालाब और पोखरों में जो मत्स्य पालन किया जाता है वो। तथा विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती, अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब है सब्जी, फूल, फल उगाना हॉर्टिकल्चर में शामिल होता है। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें परिवार के लोग ही आपस में मिलकर कृषि करते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण यंत्रों यानी पारंपरिक औजारों से, साधारण यंत्रों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक श्रम लगाना पड़ता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में ऐसी कृषि की जाती है, जैसे हमारे गंगा के मैदान में। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें झूम कृषि और पशुचारण साथ साथ किया जाता है। जैसे झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, मिल्पा मेक्सिको में की जाती है, रोका ब्राज़ील में बोला जाता है, लदांग मलेशिया में झूम कृषि को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाणिज्यिक कृषि। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि भी हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि देखते हैं। इसमें क्या होता है? बड़े कई हेक्टेयर के क्षेत्र में वृहद क्षेत्र पर कृषि की जाती है। विरल आबादी वहाँ पे होती है। केवल एक फसल उगाना ही इनका उद्देश्य होता है। ऐसी कृषि कहाँ पर की जाती है अधिकांश? तो ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में ऐसी कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि की बात करें तो मिश्रित कृषि का उद्देश्य यानी भोजन और चारे की फसल और पशुधन का एक साथ पालन करना। इसमें भूमि का उपयोग भोजन, चारे की फसलें उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ऐसा कहाँ कहाँ किया जाता है? पूर्वी यूएसए में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में किया जाता है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है और न्यूजीलैंड में किया जाता है। अब बात करते हैं रोपण कृषि की। रोपण कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। उत्पादों का प्रसंस्करण कारखानों में किया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे मलेशिया में रबड़ का उत्पादन, ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन और श्रीलंका में चाय का उत्पादन। जैसे श्रम और पूंजी की, श्रम इस वजह से कि चाय की पत्तियों को बीनने के लिए अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और पूंजी की भी इसी तरीके से ज़रूरत पड़ती है इनको संशोधित करने में। अब बात करते हैं हम जैविक कृषि की। इसमें रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम मुख्य फसलें। मुख्य फसलें देखते हैं। पहली है चावल, राइस। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी चाहिए? 250 सेंटीमीटर से अधिक। मृदा कैसी चाहिए? चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। प्रमुख चावल उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसमें है चीन, भारत, जापान, श्रीलंका।
राज्यों की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल पहले नंबर, पंजाब और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में ये है वर्ष में 3 फसलें यानी रबी, खरीफ और जायद, तीनों में ही चावल की फसल पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। इसकी फसलों के नाम है ओस, अमन और बोरा। ये चावल की किस्म है जो पूरे साल उगाई जाती है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के वर्धन काल में यानी उगते समय मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, और कटाई के समय तेज धूप की जरूरत पड़ती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मृदा, जबकि जलोढ़ मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो यूएसए, कनाडा, रूस, यूक्रेन और भारत प्रमुख उत्पादक है। भारत में शीत ऋतु में उगाई जाती है, और शीत ऋतु में होने वाली पश्चिम विक्षोभ से जो होने वाली वर्षा है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उससे शीत ऋतु में जो गेहूँ उगाया जाता है उसमें लाभदायक साबित होते हैं। बात करते हैं मिलेट या मोटे अनाज। ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। यहाँ पर कम वर्षा की आवश्यकता होती है, उच्च से मध्यम तापमान की चाहिए, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी शामिल होती हैं फसलें। प्रमुख उत्पादकों की बात करें मोटे अनाजों की तो इसमें है नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत। अगली फसल की बात करते हैं मक्का। मक्का के लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का का प्रमुख उत्पादक की बात करें यूएसए। यूएसए की जन्मभूमि ही मक्का के लिए प्रसिद्ध है, कि मक्का यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा। आगे बात करते हैं कपास की। कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप चाहिए। मृदा काली और जलोढ़ दोनों तरीके की हो सकती है। ये सूती वस्त्र के लिए एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो चीन, यूएसए, भारत और बांग्लादेश कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। आगे बात करते हैं पटसन। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। मृदा कैसी चाहिए? जलोढ़ मृदा चाहिए, तापमान उच्च चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पटसन को होती है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो भारत और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा की जरूरत पड़ती है, यानी ढाल वाली सतह कॉफ़ी के लिए आवश्यक है। फसल वृद्धि के लिए ये बोला पर्वतीय ढाल चाहिए। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो ब्राज़ील, कोलंबिया, दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और भारत। बात करें चाय की। चाय ठंडी जलवायु और समवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल वाली भूमि चाहिए। इसके लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है पत्तियां चुनने के लिए। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो भारत है, चीन है, श्रीलंका है, और अफ्रीका महाद्वीप में केन्या है। बात करते हैं कृषि का विकास क्यों आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से इसका डेफिनेशन है। कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है? बोए गए क्षेत्र में, यानी बोए गए क्षेत्र को का विस्तार किया जा करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, जैसे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में जो चावल की कृषि है वो एक साल में 3 बार उगाई जाती है। इस तरीके से सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, और कृषि का मशीनीकरण करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कृषि क्या है? उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या क्या हानियाँ हैं? रोपण कृषि किसे कहते हैं? सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, जैसे सब्सिडी होगी। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? भाई फलों और सब्जियों को उगाना ही बोला जाता है। आगे देखते हैं सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है। तो ये गोल्डन फाइबर, तो ये नहीं होगा, इसमें पटसन होगा। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील। अभी देख लेते हैं गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर पटसन को ही कहते हैं, सही है।
कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो ये ब्राज़ील है। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। किस आधार पर किया जा सकता है वर्गीकरण? कच्चा माल, उसका आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसमें कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग। बात करें खनिज आधारित, इसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, जैसे लोहा अयस्क से भारी मशीनों का निर्माण, रेल डिब्बों का निर्माण। तीसरा है समुद्र आधारित। समुद्र आधारित मतलब महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में जब करते हैं तो वो समुद्र आधारित होते हैं, जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्यन और तेल निर्माण, जो भारत के पश्चिमी घाट के मुंबई से मुंबई हाई में होता है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की निवेश की गई पूंजी की राशि और नियोजित जितने लोगों की संख्या उसमें अधिक है के आधार पर और उत्पादन की मात्रा। अर्थात उद्योगिक आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है, अब देखते हैं लघु आकार के उद्योग, दूसरा वृहद आकार के उद्योग और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। आगे देखेंगे। तो लघु आकार के उद्योग की बात करें तो ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन। वृहद आकार के उद्योगों की बात करें, इनमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, भारी मशीनों का निर्माण। तीसरा देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इनका नियंत्रण और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे गैल। संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो ट्रिपल पी मॉडल, यानी एक तरफ निजी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों आपस में मिलकर जब कोई उद्यम स्टार्ट करते हैं तो उसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। इसमें व्यक्तियों का समूह प्लस सरकार, जैसे मारुति। सहकारी क्षेत्र की बात करें, इसमें नियंत्रण और संचालन कच्चे माल के उत्पाद को, यानी किसानों को, जैसे एफपीओ और पूर्तिकारों द्वारा नियंत्रण और संचालन होता है, जैसे आनंद डेयरी है जो कई आपस में कई किसानों ने मिलकर बनाया, ऐसे ही सुधा डेयरी है, ये सहकारी क्षेत्र की डेयरी है। अब बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चा माल। किसी क्षेत्र में कच्चा माल उस उद्योग से संबंधित है, उपस्थित है या नहीं। श्रम शक्ति, सस्ते श्रमिक वहाँ पे मिलते हैं या नहीं। पूंजी लगाने के लिए लोग तैयार हैं या नहीं, पूंजी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। बाजार कितना पास है, कितना दूर है, और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। विद्युत, संचार सुविधाएं, परिवहन, सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। औद्योगिक तंत्र की बात करें, औद्योगिक तंत्र में तीन चीज़ें आती हैं। एक हो गया निवेश, एक हो गया प्रक्रम और एक हो गया निर्गत। निवेश में इसमें कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल उपलब्धता, परिवहन, विद्युत शामिल होते हैं। हमें यहाँ पे निवेश करना होता है उद्योग लगाने के लिए। दूसरा प्रक्रम, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और तीसरा है निर्गत, यानी अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय शामिल है जब बाजार में जाता है। अब देखते हैं, ये यहाँ पे एक चीज दी हुई है, प्रैगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है, उसको प्रैगलन कहते हैं। हम भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश बंदरगाह के निकट, कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। जैसे कोयला क्षेत्र के निकट कौन से मिलेंगे? लोहा अयस्क वाले।
कोयला क्षेत्रों के नज़दीक ही मिलता है। ये विश्व का औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ कहाँ पर है? देखो, एंग्लो अमेरिकी विनिर्माण पट्टी, ये अफ्रीका में है। ये रूस, जापान में यहाँ दिखा रहा है। ये यहाँ के औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर ये ब्राज़ील में है। ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात कर लेते हैं। तो ये है मुंबई से पुणे, एक हाईवे जो जाता है, उसके दोनों तरफ बहुत से उद्योग लगे हुए हैं, तो यहाँ वो एक औद्योगिक प्रदेश ही बन गया है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछता है। प्रमुख उद्योगों का वितरण की देख लेते हैं। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है वो है जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस। इनमें लोहा इस्पात उद्योग के अधिक है। वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में वस्त्र उद्योग, ये वस्त्र उद्योग संकेंद्रित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग कहाँ कहाँ है? सिलिकॉन घाटी यूएसए में और बेंगलोर भारत में। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है? सांता क्लारा घाटी में स्थित है। अब बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की। प्रमुख कच्चा माल क्या चाहिए इसको? लोहा या इसको कितना चाहिए? 4 टन। कोयला कितना चाहिए? 8 टन। और चूना पत्थर कितना चाहिए? 1 टन। जब तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है ये। यहाँ पर प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के केंद्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में अवस्थित है, यानी छोटा नागपुर के बटा के आसपास ही। भद्रावती कर्नाटक में है, विजयनगर कर्नाटक में, सलेम तमिलनाडु में। आपको इनकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, बोकारो किस किस राज्य में अवस्थित है। अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ है? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में स्थित है। मिनेसोटा लोहे की खान, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनेसोटा की खान, लोहे की खान कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम कारखाना भारत में कहाँ लगा? 1818 में लगा। कब? कहाँ? फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। प्राकृतिक रेशा, यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस में आर में पूछ सकता है कि प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं और मानव निर्मित रेशे कौन कौन से? ये कौन सा नहीं है? कौन सा है? ऊन, सिल्क, कपास, लेनिन और जूट, ये प्राकृतिक रेशे हैं। मानव निर्मित की बात करें तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ये मानव निर्मित रेशे हैं। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? जो उभरते हुए उद्योगों से संबंधित है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। स्वास्थ्य लाभ और ज्ञान से संबंधित उद्योगों को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है? वह कौन से कारक जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं? अभी बताया ऊपर, कच्चा माल, परिवहन, संचार सेवाएं, पूंजी। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? लोहा उद्योग। क्यों कहा जाता है ये आपको? कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित क्यों हुआ है? वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी होंगी। बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? अब बोल रहा है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कहाँ पर? अभी देखा, कैलिफोर्निया में। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो जूट प्राकृतिक रेशा और नायलॉन और एक्रिलिक मानव निर्मित रेशा। आगे बढ़ते हैं, छठा टॉपिक है मानव संसाधन। हम इसमें देखेंगे क्या कि परिभाषा मानव संसाधन की, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन,
कैसे हो रहा है? जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या संगठन और जनसंख्या पिरामिड। अब देखते हैं पहले परिभाषा मानव संसाधन की। मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, कौशल, क्षमता और ज्ञान से है। मानव संसाधन को देश के विकास का आधार माना जाता है। जनसंख्या का वितरण की बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर ही निवास करता है। आगे, विश्व में जनसंख्या के वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक घने बसे हैं और कुछ विरल क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी यूएसए में घने बसे हुए क्षेत्र हैं। विरल आबादी कहाँ मिलती है? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में आबादी विरल मिलेगी। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में विरल मिलेगी। विषुवतीय वन क्षेत्रों में भी ना के बराबर लोग मिलते हैं। अब देखते हैं आगे विषुवत वृत्त के दक्षिण की। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है, महाद्वीप का भाग अधिक है, इसलिए जनसंख्या भी ऊपरी क्षेत्र में अधिक होती है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप यानी एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व की। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है? तो ये दक्षिण मध्य एशिया में, पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 324 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक है भौगोलिक कारक, दूसरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक में देखते हैं, पहला आ गया स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण गतिविधियों और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। जैसे गंगा का मैदान, सघन आबादी मिलती है। हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में विरल आबादी मिलती है। अब बात करते हैं जलवायु कैसे प्रभावित करती है। लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं न जहाँ समकालीन जलवायु, न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा हो। जैसे सहारा मरुस्थल, ध्रुवीय प्रदेशों में लोग रहने से बचते हैं। सहारा मरुस्थल में गर्मी अधिक होगी, ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड अधिक होगी, इस वजह से ऐसे क्षेत्रों से बचते हैं। समकालीन जलवायु वाले क्षेत्रों में ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जल एवं खनिज निक्षेप भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। कैसे? लोग अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल एवं खनिज निक्षेपित क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। खनिज निक्षेपित में उनको रोजगार के अवसर जो मिल जाते हैं, उनको अधिकांश सुविधाएं मिल जाती हैं। अब देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक किस तरीके से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आर्थिक, जहाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, जैसे ओसाका जापान में, दिल्ली, मुंबई भारत में पर्याप्त रोजगार के अवसर होने के कारण जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक कारक की बात करें, धर्म और संस्कृति, एक ही धर्म के लोग एक ही क्षेत्र में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान जैसे बनारस, यरूशलेम यहूदी और वेटिकन सिटी। सामाजिक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाओं के लिए, जैसे पुणे महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ऐसा जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। वर्तमान में बेहतर सुख सुविधाएं, पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, इस वजह से जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही है। अब देखते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। विश्व जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि सन 1800 में 900 मिलियन, 1900 में 1625 मिलियन, 1950 में 2500 मिलियन, 1975 में 3900 मिलियन और अभी जो जनसंख्या हो गई है 2025 में 8525 यानी 8.52 बिलियन जनसंख्या हो गई है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देखते हैं, यानी कहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलती है, कहाँ पे कम विरल मिलती है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप राशि क्या है? तो ये है विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या के असमान वितरण से, कहीं पे अधिक
घनत्व है और कहीं पर विरल। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर की। जब ये गतिविधि निम्न स्तर की है तो जन्म दर उच्च होगी, लेकिन मृत्यु दर भी उच्च बनी रहेगी। और विरल जनसंख्या प्रतिरूप ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये वाले क्षेत्र जनसंख्या घनत्व वाले दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ पर विरल दिखा रहा है वो साधारण छोड़ दिया गया है। यहाँ पे दिखा भी रहा है, लेकिन ये अलग अलग। चलो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना, क्योंकि लोग उनकी अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस वजह से जनसंख्या संगठन बनाया जा सकता है। ये क्या दर्शाता है? ये संगठन दर्शाता है कि समाज में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या पिरामिड। यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है और हो सकता है पीसीएस में भी पूछ ले। ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाता है। जैसे एक देश जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हो तो पिरामिड का आकार आधार चौड़ा होगा, ये दिखा रहा है, और ऊपर तीव्रता के साथ संकरा होता जाएगा। ये संकरा होता जा रहा है। ये आपको देखने को मिल सकता है कि ये केन्या का पिरामिड है। दूसरा देखते हैं। बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन अधिकतर की मृत्यु शैशव अवस्था में हो जाती है, वृद्ध लोग कम। तो ये मैंने आपको बताया अभी, केन्या के पिरामिड में ये देखने को मिलता है। जन्म लेते हैं लेकिन अधिकतर की मृत्यु शैशव अवस्था में हो जाती है। अगला देखते हैं। दूसरा पिरामिड क्या है? जिन देशों में मृत्यु दर, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर कम हो, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। जैसे भारत का पिरामिड, ये आपको भारत का पिरामिड दिख रहा है। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। एक तरफ पुरुष दिखाते हैं, एक तरफ स्त्री, और यहाँ पे इनकी आयु दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कम कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा होगा। संकरा है क्योंकि कम जन्म दर है। यदि जन्म दर अधिक होती तो ये आधार बड़ा होता। जबकि घटी हुई मृत्यु दर, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जापान में है, अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, 100, 110, 115 साल तक जीते हैं। इस वजह से अब आगे देखते हैं मुख्य तथ्य। युवा को कौशल युक्त बनाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कहीं से भी फैक्ट उठा के आर में पूछ सकता है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यह उन वर्षों की संख्या को दर्शाता है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, ये ठीक होगा। वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होगा? भाई जन्म लेंगे उससे भी होगा, मृत्यु होगी तो उससे भी होगा, और जीवन प्रत्याशा ये नहीं होगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी और प्रवास करेंगे लोग, इससे ये सही। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? वो ऊपर देख लेना कि कितना है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का वितरण।
यही सही है इसका। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाइए। थैंक यू।